बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून. Those who have believed, emigrated, and strive in the cause of Allah with their wealth and their lives are greater in rank in the sight of Allah. It is they who will triumph. Assalamu alaikum. मैं हूं वजाहत सईद खान. नया साल मुबारक हो. हैप्पी न्यू ईयर. आखिरी दिन है इधर 2023 का, आखिरी रात है उधर पाकिस्तान में 2023 की. अगर आप दुनिया में कहीं भी हैं तो आप पार्टी कर रहे होंगे, सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे, मगर पाकिस्तान में आज पार्टी करना और सेलिब्रेशंस करना मना है, ममनू है. मगर आप जैसे कहते हैं फिकर नॉट, डोंट वरी. हमारे पास आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल एंटरटेनमेंट का महाज आया है. ये न्यू ईयर्स का महाज, ये एंटरटेनमेंट का महाज जो है, ये हमने अकेला नहीं प्रोड्यूस किया. हमारे साथ ISPR हमारा आज को प्रोड्यूसर है. उनके साथ हमने ये को प्रोडक्शन, एक बड़ी स्पेशल, बड़ी जबरदस्त दस्तावेजी फिल्म भी है. ये ट्रेजेडी भी है, इसमें कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है. हर अच्छी फिल्म की तरह कुछ सच भी है, कुछ फिक्शन भी है, कुछ झूठ भी है. ये प्रीमियर जो है ये आज आप देखेंगे. ये जो फिल्म है इसके हीरो को भी आप जानते हैं. इस फिल्म का जो विलन है वो भी मशहूर है. इस फिल्म में कोई हीरोइन नहीं है. हाँ, एक मजलूम माँ और एक मजलूम बहन है, और फिर माँ बहन भी है इस फिल्म में. मगर इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आज ये फिल्म, एक तो ये खुसूसी मैसेज है आपके लिए, आपके असली लीडर, मेरी जिंद मेरी जान सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 23 फ्रंटियर फोर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, आपके चीफ आपके लिए ये खास मैसेज भेजते हैं कि 2023 कैसा गुजरा. दो 2023 पाकिस्तानी तारीख का मुश्किल तरीन साल. आज आप पीछे मुड़कर देखें तो रूह कांप जाती है. दुश्मनों ने क्या कुछ नहीं किया, हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया. अब आपने देख ही लिया होगा इस जबरदस्त खूबसूरत ISPR की प्रोडक्शन से, इस फिल्म से, कि 2023 जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल साल था. इसलिए आज ये जो फिल्म है ये इसको हम इसके टोटे बना बना के, क्योंकि जो ये ISPR वाले हैं और इनके जो दोस्त हैं ISI में, वो भी टोटे बनाते हैं, हमने सोचा हम भी टोटे बनाएं, टोटेबाजों के टोटे बनाएं और आपको, आपके लिए हाजिर करें ये स्पेशल एक प्रोडक्शन, जिसके जरिए हम सोच सकेंगे, पहली बार हमें समझ आएगी कि हमारे बॉस, हमारे लीडर आसिम मुनीर शाह साहब कैसे 2023 को देखते हैं. अब आसिम मुनीर साहब पे हमने काफी सारे साल रिपोर्ट कार्ड किए, 5-6 रिपोर्ट कार्ड किए, मगर आज ये रिपोर्ट कार्ड नहीं है. आज ये एक फिल्म है जो, फिर से बोलूंगा, हमने नहीं बनाई, ISPR ने ये फिल्म बनाई है. ये हमारा ओपिनियन हरगिज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ISPR का ओपिनियन है. हम थोड़ा सा खाली एक अच्छे को प्रोड्यूसर की तरह थोड़ा सा सिर्फ ट्वीकिंग करेंगे, इधर उधर से कैंची नहीं चलाएंगे, कुछ एडिट नहीं करेंगे बाय द वे, मगर फिर थोड़ा सा रीस्क्रिप्टिंग करेंगे, थोड़ा सा री एडिटिंग करेंगे और बताएंगे आपको कि ये जो फिल्म है और ये जो हमारे लीडर हैं और फिर हम जो हैं, हम इस सब को आगे चल के कैसे देख सकते हैं और 2024 जो है वो कैसा होगा. जब तक आप ये फिल्म नहीं देखेंगे, जब तक आप ये आपको समझ नहीं आएगी, आपको 2024 जो अभी होने वाला है आपके साथ, जो अनकरीब जो हशर होने वाला है, वो भी आपको समझ नहीं आएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है. शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. मेरा जो हदफ है 3,25,000 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाला, वो तकरीबन पूरा हो गया है आपकी मदद से. अल्लाह का शुक्र है. हेल्प मी गेट देयर, हेल्प मी गेट पास्ट इट, ताकि मैं आपकी आवाज आगे और आगे जाके ले जा सकूं. एनीवेज, अब शुरू करते हैं दस्तावेजी फिल्म, ट्रेजेडी फिल्म, कॉमेडी फिल्म, एक्शन फिल्म, ISPR की फिल्म से. अब ऑब्वियसली साल जो है, अक्सर वो बेशतर जो इंसान हैं दुनिया में, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, वो उनके लिए जो है साल जनवरी में शुरू होता है. मगर
ISPR के लिए और आर्मी चीफ के लिए जो साल है वो जनवरी में नहीं शुरू हुआ, 2023 एक्चुअली 9 मई से शुरू होता है। उससे पहले जो पाकिस्तान में हुआ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई, जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया, सैकड़ों जो केसेस हैं PTI के लीडर्स के ऊपर झूठे सच्चे लगाए गए। आर्मी ने रिफ्यूज किया इलेक्शन कमीशन की मदद करने, रिफ्यूज किया कि वो कोई मैन पावर इलेक्शंस के लिए देगा, इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा। जनरल बाजवा की फैमिली की फाइनेंशियल डीलिंग्स की जो खबरें निकली, उसको उनको कवर अप करने के लिए लोगों को अरेस्ट किया गया, मीडिया को मजल किया गया। अरशद शरीफ का जो कत्ल जो 2022 में हो चुका था, उसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में दबाया गया। जिले शाह को अंडर कस्टडी मारा गया, PDM को इंस्टॉल करवा के तकरीबन मुल्क को डिफॉल्ट करवा दिया गया। 2 केयर टेकर गवर्नमेंट्स, जिन्हें हम अब चेयर टेकर ही कह सकते हैं, वो अपनी उनको इद्दत से और शिद्दत से रूल करवाया गया, मुद्दत से नहीं। ये सब जो हुआ, ये सब 9 मई से पहले ही हो चुका था, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये सब हो चुका था। मगर ये सब क्योंकि ISPR के पास कैमरे का वक्त और एडिटिंग का वक्त कम था, ये सब चीजें ISPR ने अपनी फिल्म में नहीं डाली। एनीवेज 9 मई से ISPR की जो ये आसिम मुनीर साहब की जो ये दास्तान है, ये शुरू होती है। अब देखते हैं कि शुरू कैसे होती है। ये ऐसी यादें बन गई हैं जिन्हें सोचकर भी लर्जा तारी हो जाता है, जहां जानते बूझते पाकिस्तान को खाना जंगी की जानिब धकेला जा रहा था। सियासतदान दस्तो गिरेबान थे, आइन की बातें करने वाले आइन को मोम की नाक बना चुके थे, मन मर्जी के फैसलों के लिए कानून लौंडी बन चुका था। अब ये तो आपके लिए प्रेमिस सेट हो गया। इस प्रेमिस में 9 मई की जो ट्रेजेडी है, जो सानिया है, वो सेटअप हुआ और एक लॉन्डी का भी जिक्र आया कि सिस्टम को लॉन्डी बना दिया गया। लॉन्डी एक आजकल की स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लॉन्डी एक इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, ऑफेंसिव वर्ड है, सेक्सिस्ट वर्ड है, मिसोजिनिस्ट वर्ड है। सेंसर्स, अगर आप सेंसर्स पे जाएं तो ये इस्तेमाल, ये वर्ड नहीं हो सकता, मगर ISPR जिसको कोई सेंसर नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उसने ये इस्तेमाल किया ये लफ्ज। मगर एनीवेज ये तो प्रेमिस सेट हो गई। अब वक्त आ गया है कि हीरो जो है वो सामने आए। हीरो की एंट्रेंस मुलाहिजा कीजिए। लेकिन कोई था। To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. जो इस सब के बाद भी चट्टान की तरह मुल्क के लिए खड़ा था। वो आइन और जमहूरियत की बात नहीं कर रहा था, बल्कि अमल कर रहा था। आई लव इट, अमल कर रहा था। आइन और जमहूरियत की बात नहीं कर रहा था। जो हमारा हीरो है वो अमल कर रहा था, काम कर रहा था, हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क या कर रहा था या करवा रहा था। फिर से बोलूंगा, आइन और जमहूरियत की बात नहीं कर रहा था, अमल कर रहा था। अमल मसलन अबडक्शंस, अमल मसलन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, अमल मसलन फेक केसेस, अमल मसलन टारगेटेड अरेस्ट्स, अमल मसलन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, अमल मसलन इलीगल रेड्स। नहीं, खुद नहीं कर रहा था, वो तो अमल कर रहा था। ये हो रही थी चीजें, वैसे ही उसके इर्द गिर्द हो रही थी, वो सिर्फ अमल कर रहा था। अच्छा ठीक है, तो अब ये अमल कर तो रहा था, मगर अमल कर क्यों रहा था? मुलाहिजा कीजिए। क्योंकि वो जानता था कि अगर इस सब पर अमल ना हुआ तो मुल्क और मईशत दिवालिया हो जाएगी। वो हर गोली और तनकीद छाती पर खा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका हौसला टूट गया तो पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। अब ये अजीब सी बात है, हमारा जो हीरो है वो गोलियां खा रहा था। अब गोलियां तो बहुत सारे लोग 2023 में खा रहे थे, मगर वो जो गोलियां खा रहे थे वो खा के या तो वो शहीद हो रहे थे, जैसे वो 1000 से ज्यादा पाकिस्तान के जवान, अफसर और शहरी जो दहशतगर्दी की लपेट में आके उसकी विक्टिम बने, जो इस वीडियो में बाय द वे नहीं है, या वो गोलियां और भी लोग खा रहे थे। इमरान खान ने भी गोली खाई थी, मगर उसे अस्पताल जाना पड़ा। अरशद शरीफ ने भी गोली खाई थी, वो उसे ऑब्वियसली वो शहीद हुआ। मगर अजीब सी बात है, वो इस वीडियो में नहीं है। सिर्फ हमारे हीरो जो हैं
वो इस वीडियो में हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो सीने पे गोली खा रहे थे। इमरान खान को टांग पे गोली लगी थी, इसलिए वो इस वीडियो में नहीं है। अरशद शरीफ को सर पे गोली लगी थी, इसलिए वो भी इस वीडियो में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप गोली खाएं तो आप सिर्फ छाती पे खाएं, गोली छाती पे खाएं, क्योंकि ISPR के मुताबिक अगर आप गोली छाती पे खाएंगे तो वो जो हमारे हीरो के साथ हुआ है वही आपके साथ होगा कि कुछ नहीं होगा आपको, और आप इंशाल्लाह फॉरेन पॉलिसी को, इकोनॉमी को, लॉ एंड ऑर्डर को, जमहूरियत को फिक्स करते रहेंगे। मगर ये खाली गोली खाने वाली नहीं है, इसके अलावा जो है एक और जो चीज है वो जरूरी है, और वो अल्लाह पे यकीन है। मुलाहिजा कीजिए, उसे अल्लाह पर यकीन था, अवाम को उस पर एतमाद था, इसी वजह से ये आग का दरिया पार कर गया। पीछे मुड़कर देखें तो आज अंदाजा ना होगा कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट्स बैठ चुकी थी, पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खो चुका था, पेट्रोल, खुराक, ईंधन समेत हर तरफ किल्लत की खबरें थी, मायूसी का समंदर था, और एक सियासी जमात हालात को मजीद खराब करने के लिए असेंबलियां तोड़ रही थी। अब एक्शन एक्चुअली शुरू होता है। सीने पे गोली भी खाई, मगर अल्लाह के यकीन से और लोगों के एतमाद से हमारे जो हीरो हैं वो आग का दरिया क्रॉस कर जाते हैं। इनफैक्ट लोगों का एतमाद इतना था कि लोगों को ये उठाने लग गए, इतना एतमाद था कि फिक्र ही नहीं थी कि किस किस को उठाया जाए। व्लॉगर्स को उठाया गया, टिकटॉकर्स को उठाया गया, जर्नलिस्ट को उठाया गया, और फिर ऑफ कोर्स मुईशत पे जब अपने तोपों का रुख किया तो वही मुईशत जो बिल्कुल सही हो गई थी, वही स्टॉक मार्केट जो मेंशन होती है कि उठ गई थी, अब पता नहीं अजीब सी बात है अभी दिसंबर में क्यों क्रैश कर गई है। वही महंगाई जो बिल्कुल सही हो गई थी मई 9 के बाद, वो अब फिर से उरूज पर चढ़ गई है, 40% से ज्यादा हो गई है। और ये जो सियासी पार्टी है जिसने असेंबलियां तोड़ी, ऑब्वियसली PTI की तरफ इशारा है, वो अब अजीब सी बात है कि जो असेंबलियां पार्टी तोड़ रही थी वो अब कह रही है कि फिर से असेंबलियां बनाओ, आईनी तौर पे बनाओ और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ। मगर ये सब पीछे मुड़ के देखने वाली बातें हैं कि जो हमें कह रहे हैं कि पीछे मुड़ के देखें, तो हम तो पठान हैं, हमें तो जरूरी है पीछे मुड़ के, तो हम हमेशा देखते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। तो पीछे मुड़ के अगर हम देखते हैं तो हमें कुछ और जबरदस्त चीजें अगले साल की नजर आती हैं। मुलाहिजा कीजिए, हालात को दरगू करने के लिए सियासत के नाम पर हर एक की पगड़ियां उछाली जा रही थीं। इकोनॉमी को डिफॉल्ट कराने के लिए झूठी खबरें फैलाने का काम अरूज पर था। इक्तदार की खातिर पाकिस्तान की ही कुर्बानी देने पर लोगों को आमादा किया जा रहा था। ऐसे में मुआशी हालात हर तरफ मायूसी थी, सिर्फ मायूसी। बहुत जो सिचुएशन है वो अब फिल्म के बीच में गंभीर हो जाती है। आई एग्री, बहुत मायूसी थी, मगर मायूसी थी नहीं, मायूसी तो अभी तक है, और अब इक्तिदार में रहने के लिए हर एक की पगड़ी उछाली जा रही थी, वो भी हो रहा है। माओं के गिरबान फाड़े जा रहे हैं, लोगों को अभी भी मारा जा रहा है, बच्चों की माओं को अभी तक जेल में रखा हुआ है। मगर शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, ये जो ईयर इन रिव्यू है, क्योंकि ये जो बात है मुईशत और ये और वो और ये सब चीजें के लोगों को मुआशरी तौर पे सप्रेस किया जा रहा था, ये तो 2023 की बात हो रही है। मगर 2023 में तो गालिबन जो PTI है वो तो थी नहीं पावर में, 2023 में तो PDM थी पावर में। एनीवेज, शायद जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं वो 2022 और 2023 को कंफ्यूज कर गए हैं, मगर 2022 में भी आधे से ज्यादा साल PDM ही चला रहा था। एनीवेज, मैं शायद कंफ्यूज हो गया हूं। फिर से हम आगे चलते हैं, या फिर से आप देखें पीछे जाके, शायद मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, क्योंकि ये मसला शायद इसलिए हो रहा है कि हर एक का साल जो है वो 9 मई से शुरू हो रहा है। तो 9 मई से फिर से शुरू करते हैं कि 9 मई से रीसेट करते हैं कि 9 मई से क्या हुआ। सो लेट्स गो बैक टू 9 मई।
बहुत अफसानवी लगता है, लेकिन 9 मई तक पाक फौज और इसके सरबराह ने हर बात को बर्दाश्त किया, सबर का दामन हाथ से ना छोड़ा, यहाँ तक कि पीटीआई ने पाक फौज पर हमला कर दिया। ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान के वजूद पर किसी ने सवालिया निशान लगा दिया हो। इस सब पर भी हमला आवर फतह का जश्न मना रहे थे। बहुत सैड अब क्राइसिस हो गया है। 9 मई को हमने डिटेल में देखा और बहुत ज्यादती हुई 9 मई को, और फिर भी पाक फौज और उसके चीफ ने सबर का दामन जो है वो नहीं छोड़ा, और बकौल इस फिल्म के पीटीआई ने पाक फौज पे हमला कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्विस्ट होता है एक स्क्रिप्ट में, जो बॉलीवुड हॉलीवुड लॉलीवुड की जो फिल्म बनती है, ये ट्विस्ट होता है टेल में। तो ट्विस्ट हो रही है सबर का दामन। बाय द वे, इस फिल्म का नाम अगर मैं मुझसे कोई पूछता तो इस फिल्म का नाम सबर का दामन होता, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट प्लॉट है। सबर का दामन, ये वही सबर का दामन है जिस से 9 मई को जो एडिट हो गया, मेरा ख्याल है वक्त कम था एसपीआर के पास, शायद इसलिए, या शायद वो फुटेज नहीं थी कि जिस तरीके से पंजाब के रेंजर्स ने, जो ऑब्वियसली फौज ही चलाती है, पंजाब के रेंजर्स ने इलीगली इमरान खान को हाई कोर्ट के कॉन्फाइन से इमरान खान को अरेस्ट किया। उस वक्त वो सबर का दामन एडिट हो गया है, और फिर जिस तरीके से कुछ नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों केसेस इमरान खान और उसके जो दीगर लीडर्स हैं उनके खिलाफ जो 9 मई से पहले जो लगे हुए थे केसेस, वो भी शायद वक्त की वजह से एडिट आउट हो गए हैं सबर के दामन की इस जबरदस्त फिल्म में। और जिस तरीके से इलेक्शंस, सबर के दामन से ही इलेक्शंस डिले किए जा रहे थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनली असेंबलीज चल रही थी, वो भी सबर का दामन था कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली चल रही थी तो उन्हें चलने दिया जाए। और उसी सबर के दामन में ही जिले शाह की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई थी, फैसल की एक और पीटीआई का लड़का है, उसकी भी जो किलिंग हुई थी, वो सब कोई इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो भी सबर के दामन में इन्होंने वो सब जाने दिया। जिस तरीके से अरशद शरीफ का केस जो बड़ी मुश्किल से लगा सुप्रीम कोर्ट में, वो सबर के दामन में ही उन्होंने वो केस, अजीब सी बात है, बंद हो गया। उसी सबर के दामन में ही जिन लोगों ने वो इन्वेस्टिगेट किया था, जो 2 पुलिस वाले थे जो केन्या गए थे, अफ्रीका गए थे, उनको ओएसडी कर दिया गया, वो गायब हो गए हैं, वो पता नहीं किधर हैं बेचारे, ये भी सबर के दामन में हुआ है। मगर ये सब आईएसपीआर की इस जबरदस्त प्रोडक्शन में शायद वक्त की वजह से या किसी और वजह से, एडिटोरियल रीजंस के लिए इसको नहीं डाला। सबर की दामन के और भी कुछ दस्तावेजाती सबूत हैं। हाँ, 9 मई से पहले तक हमारी जो फौज है, जो हमारे बॉर्डर्स को डिफेंड कर रही थी और हमारे न्यूक्लियर हथियार को होन कर रही थी, वो और कुछ नहीं कर रही थी इससे पहले। तो फौज सिर्फ बॉर्डर्स पे बैठी हुई थी और सिर्फ हमारे उसने न्यूक्लियर सासे प्रोटेक्ट किए हुए थे, और तीसरा कुछ काम नहीं कर रही थी। और इसलिए बहुत सैड दिन है 9 मई कि ये जो है पीटीआई ने ये धावा इन पे खोला और अटैक कर दिया, क्योंकि फौज का इससे पहले तो सबर का जो दामन वो उन्होंने पकड़ा हुआ था। इनफैक्ट सबर का दामन फौज ने इतना पकड़ा कि 9 मई के बाद भी जो कैंट है और जो लाहौर शहर है, उसमें जो सिट्रैप्स इनकी चली वो रिलीज नहीं हुई। उसमें जो पुलिस की एक्शन रिपोर्ट्स जो चली कि वो क्यों नहीं वक्त पे पहुंची, उस जत्थे को क्यों नहीं कंट्रोल किया, अलग अलग जगहों से लाहौर कैंट में घुस कैसे गया ये जत्था, वो सब रिपोर्ट्स, वो सब सीसीटीवी फुटेज आज तक नहीं मिली, क्योंकि सबर का जो दामन है वो अभी तक फौज ने और इन्वेस्टिगेटर्स ने पकड़ा हुआ है। कोई ट्रिब्यूनल जो है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोई अभी तक हमारे सामने कोई चीज नहीं आई कि उस दिन जो लोग जो हैं, जो पहुंच कैसे गए 9 मई वाले दिन, वो सब सबर के दामन में, वो जब जितने भी वो सबूत हैं वो सब फारिग हो चुके हैं, या सबर के दामन के नीचे ही उन्हें रख दिया गया है, उन्हें छुपा दिया गया है। मगर जो अरेस्टेड हैं उनकी तो कहानी हमने सुनी है। जो नहीं अरेस्टेड, वो भी सबर के दामन में उनको नहीं अरेस्ट किया गया, क्योंकि शायद उन्होंने कोई और जमात ज्वाइन कर ली, या सबर के दामन में ही
ان کو معافی اس لیے ہو گئی کیونکہ انہوں نے ایک دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی کہ 9 مئی عمران نے کرایا ہے, عمران بہت گندا ہے, 9 مئی بہت گندا ہے, پی ٹی آئی بہت گندی ہے, اور شاید اسی صبر کے دامن میں ان کی معافی ہوگی, مگر ان کی معافی نہیں ہوئی جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے رہے. مگر میں یہ فلم کا یہ ٹوٹا دیکھ کے, اس ٹوٹے بازوں کا یہ ٹوٹا دیکھ کے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کے پاس اتنا صبر آئے. اینیویز, موونگ آن. تاریخ بتاتی ہے کہ ندیوں کا بند باندھا جا سکتا ہے لیکن سمندر کو بند نہیں باندھے جاتے. پھر فیصلہ ہو گیا. عسکری اور سول قیادت نے پاکستانی عوام کے تعاون سے وقت کا دھارا موڑنے کا فیصلہ کیا. سینڈ میسج ٹو دیٹ وزیرا کہ پانی تمہارا پہنچ جائے گا کہیں اور. فوج میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف آپریشن ہوا. فسادیوں کو سڑکوں سے ہٹا دیا گیا. سوشل میڈیا پر چلتی جھوٹ کی فیکٹریاں بند کی گئیں تاکہ عوام کا اعتماد ریاست پر دوبارہ بحال ہو. ویوز کے نام پر ریاست کو کمزور دکھانے والے قانون کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے. بالکل سچی بات ہے. یہ والا جو ٹوٹا ہے, ٹوٹے بازوں کا یہ جو ٹوٹا ہے, یہ بالکل 100% کھرا ہے, 100% یہ سچا ہے. انڈیڈ وقت کا جو دھارا ہے وہ واقعی موڑ دیا گیا. سمندر جو بند نہیں ہو سکتا, وہ بلکہ ایسا ریلا آیا اس سمندر کا کہ اس قسم کا سیلابی ریلا آیا کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں جو کہتے ہیں لوگ, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے, مجھ سے زیادہ جاننے والے, مجھ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ جو لوگ کہتے ہیں کہ ریسنٹ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کریک ڈاؤن لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پہ, پاکستانی شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس پہ نہیں ہوا. سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا گیا. جنرلز نے پیمرا, پی ٹی اے, نیب ٹیک اوور کر لیا. اسٹریٹ پروٹیسٹرز کو بالکل یس کرش کیا گیا. ہر جگہ ایم پی او لگائے گئے. 3000 سے زائد 2 صوبوں میں 3000 سے زائد, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 3000 سے زائد ایم پی او کے اریسٹ ہوئے. 10,000 پی ٹی آئی کے ورکرز اور سمپتھائزرز اور ان کی فیملی ممبرز کے اریسٹ ہوئے. اور یہ جو زبردست ایک مصرع ہے اس میں کہ سول اور ملٹری قیادت نے یہ ایک نیا عہد کیا, یہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ اب میں شاباشی دوں گا کہ آئی ایس پی آر کو کہ وہ بھولے نہیں کہ ایک سول قیادت بھی تھی جس کا نام obviously انہوں نے نہیں لیا شاید شرم کے مارے, مگر میں لے دیتا ہوں. یہ سول قیادت جو تھی یہ شہباز شریف صاحب کے نیچے تھی. اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے, مولانا ڈیزل صاحب تھے, دیگر اور آپ کے پی ڈی ایم کے بڑے بڑے لیڈرز. اور آج کیونکہ وہ اپنے جلسے نہیں کر سک رہے, آج ان کی کیمپینز ٹیک آف نہیں کر رہے, میں تو کہتا ہوں کہ وہ یہ والا جو حصہ ہے یہ چلائیں, بار بار چلائیں اپنی ریلیز میں اگر وہ ریلیز کر سکیں, اور بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ جیسے ہمارے میری جن میری جان, آپ کی نہیں ہے وہ میری جن میری جان, میری جن میری جان ہے وہ, تو میں انہیں اپنا ہیرو مانتا ہوں. تو جس طریقے سے میری جن میری جان کے جو یہ پروڈیوسرز ہیں, جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ سول ملٹری قیادت نے ساتھ کیا یہ کریک ڈاؤن, اور ایسا کریک ڈاؤن جو پاکستان میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا, یہ بھی بلاول کو, نواز کو, فضلو کو, ان سب کو دکھانا چاہیے اپنے جلسوں میں, اپنے ریلیز میں, کیونکہ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو وقت تھا یہ صرف فوج نے آپ کے اوپر اکیلا, فوج ایسے یہ وقت آپ کے اوپر اکیلا انہوں نے, یہ سولو آپریشن نہیں تھا, یہ انہوں نے پی ڈی ایم کی مدد کے ساتھ کیا. مگر I also find it very interesting اس ٹوٹے بازوں کے اس ٹوٹے میں کچھ ایک اچھی چیزیں بھی جو نوٹ کرنے والی ہیں, وہ یہ ہیں کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ کالی بھیڑیں جو ہیں ان کو فوج سے نکال دیا گیا. اب یہ جو کالی بھیڑیں ہیں یہ انہیں کیوں کہا جا رہا ہے, کون تھے ان کالی بھیڑوں میں؟ ایک تو سب سے سینئر جو تھا کالی بھیڑ, وہ کالا بھیڑ, وہ کور کمانڈر تھا بیچارہ لاہور کا, جسے فارغ کر دیا گیا. اس کے بہت سارے افسروں کو فارغ کر دیا گیا. مگر عجیب سی بات ہے کہ اس کی جو لاسٹ ہم نے سنا دیکھا, ویڈیوز دیکھے اس کے, وہ بیچارہ اکیلا اپنے سول کپڑوں میں گھر بیٹھا تھا اپنی فیملی کے ساتھ, اور اس نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی کہ بیٹا آپ پلیز ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. تو لوگوں کو جو انتشار کر رہے تھے, بالکل کوئی شک نہیں ہے, ان کو روکنا, ان کو بیٹا بیٹا کہنا, یہ obviously یہ ایک کالی بھیڑ ہی کر سکتا ہے. کیونکہ اصلی اگر کوئی جرنیل ہوتا تو وہ تو انہیں بار ہی ادھر آٹومیٹک گن فائر سے انہیں مو ڈاؤن کر دیتا ہے نا.
मगर अजीब सी बात है कि वो अकेला क्यों बैठा था बेचारा कोर कमांडर, अपने सिविल कपड़ों में, अपने ट्रैक सूट में, घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बेगम के साथ क्यों बेचारा अकेला घर में बैठा था? किधर वो मशहूर जो गैरिसन सिक्योरिटी फोर्स है, जो फौज चलाती है कैंट की, लाहौर कैंट की, किधर थी वो मशहूर जमाना इनफेमस नोटोरियस लाहौर पुलिस? कहाँ थी पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस कहाँ थी? और ये कोर कमांडर को काली भेड़ क्यों, फिर से पूछूंगा क्यों बोला? क्योंकि वो लोगों से बात कर रहा था, लोगों को बेटा बेटा कह के रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सच जो है, ये जो इस फिल्म का बहुत बड़ा सच है, इसके पीछे जो लॉजिक है इस स्क्रिप्टिंग की, मुझे समझ नहीं आई। शायद आपको समझ आ जाए, मगर ये इसमें कोई शक नहीं है। जो दूसरे इस टोटे का जो दूसरा हिस्सा है कि एक फेक न्यूज की फैक्ट्री भी इन्हीं दिनों में, इन्हीं घंटों में बन गई थी 9 मई के इर्द गिर्द। डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा। और अब मेरा तंज कम और आप मेरा जो तजिया है सुन लें 2 मिनट के लिए, कि इसमें कोई शक नहीं है कि फेक न्यूज की बिल्कुल फैक्ट्रीज लगी थी, बल्कि शायद अभी तक लगी हुई हैं। लोगों ने एडवांटेज लिया है सोशल मीडिया पे, लोगों ने एडवांटेज लिया है वैसे भी खबरों का बाजार लगाने का। मगर उसी में साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुचले गए हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनको जिला वतन कर दिया गया है, जिनके ऊपर फेक केसेस लगा दिए गए हैं, जिनके ऊपर और पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसमें कुछ लोग पीछे बैठे हैं, जैसे समी इब्राहिम साहब हैं, कुछ लोग आगे आ गए हैं, जैसे मुईद पीरजादा साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, कुछ लोग ऑलरेडी बाहर थे मुल्क से, जैसे शाहीन सबाई साहब हैं, आपका ये भाई है। मगर हम सब पे केस बाजी करके किसी को जिसको उठा सकते थे उसको उठा लिया, किसी को बंद कर दिया, किसी के ऊपर फेक केसेस लगा दिए। मगर ये मिक्स और मैच जो किया, कुछ इसमें कोई शक नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का जो फेक न्यूज कर रहे थे, हम सबको पता है वो कौन थे। उसमें से कुछ लोगों पे शायद अब फौज ने भी खुद अपना एक्शन लिया है, कोर्ट मार्शल हो गए वो लोग। मगर आई कैन टेल यू ऑनेस्टली, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कम से कम जो सच्चे, जो सोशल मीडिया पे और वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो सच्चे लोग बैठे हैं, उन्होंने सर नहीं झुकाया। तो वो ये जो बात है कि सर उन्होंने झुका दिया, सर नहीं झुकाया, ये आपको मैं क्लियरली आज वाज़ेह तौर पे बता दूं कि कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूं कि सर अभी तक तो नहीं झुका और ना झुकेगा इंशाल्लाह। मगर एनीवेज, ये मेरी कहानी नहीं है, मैं तो थोड़ा सा मेरा जो स्क्रिप्ट है मैं उसे ऑफ स्क्रिप्ट चला गया। हम फिर से चलते हैं सबसे जबरदस्त, अब इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस खत्म हो गया, मगर अब एक और कंस्पिरेसी आ गई है, मुईशत को कैसे बचाना है। एक चैलेंज के बाद हमारे हीरो को अब एक दूसरा चैलेंज दरपेश है। ये फिल्म का बेस्ट हिस्सा है, ये देखना जरूरी है, देखिए। जखीरा अंदोजों के गोदाम खुल गए, डॉलर्स की सट्टेबाजी करने वालों के पास छुपने की जगह ना रही, पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने वाले अनासिर की तिजोरियां तोड़ दी गईं, मुनाफाखोर डर कर बिलों में छुप गए, स्टॉक एक्सचेंजेस एक बार फिर चलने लगी, पाकिस्तान की साख एक बार फिर दुनिया भर में बहाल होने लगी। आर्मी चीफ की दिन रात की अनथक मेहनत से सऊदी अरब और यूएई ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी शुरू कर दी। नाराज दोस्त एक बार फिर पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए। IMF, वर्ल्ड बैंक समेत तमाम आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। कोई शक नहीं भाई, कोई शक नहीं। स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई मगर फिर से पता नहीं क्यों नीचे आ गई है। डॉलर नीचे चला गया मगर फिर से पता नहीं, अजीब सी बात है, ऊपर फिर से आ गया है। सब में ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी आपने चीजें की, स्मगलर्स, अफगान रेफ्यूजीज, इंटरनेशनल फाइनेंसियर्स, अरबियों के अरब, ऑल बिकॉज ऑफ द आर्मी चीफ। हाँ, इसमें और किसी ने कुछ नहीं किया। इसमें पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो टैक्सेस लगे, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जिसमें पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो नए टैरिफ्स लगे, जो सबसे बड़ा जो कॉज है कि ये IMF ने आपको जो भी रिलीफ दी उसके ऊपर फिर अरबियों ने दी, उनका मेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ISPR के पास इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए वक्त कम था स्क्रिप्टिंग के लिए। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कुछ और भी फैक्टर्स थे, मगर ये सब का सब आर्मी चीफ की वजह से हुआ है। और अब चलते हैं अपने सबसे पुराने, सबसे अच्छे दोस्त की तरफ, चाइना की तरफ। उसको आर्मी चीफ ने
कैसे संभाला। अब ये देखें कि हमारा हीरो जो है अपने पुराने दोस्त को कैसे फिर से एक नाराज दोस्त को कैसे सही करता है। इसकी तरफ चलते हैं। चीन ने एक बार फिर सी पैक में जान डाली। एक बार फिर चीनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान का रुख किया। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक बार फिर गर्मजोशी पैदा हुई। कतर, ओमान और वस्ती एशिया के ममालिक से फिर तिजारती मुआहिदों पर बातचीत शुरू हुई। अब मैं बोलूंगा कि ये फेक न्यूज़ है तो मुझे फिर आईएसपीआर से डांट पड़ेगी, मगर एक्चुअली इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, चाइना से भी आई हैं, पाकिस्तान से भी आई हैं, वाशिंगटन से भी आई हैं कि चाइना ने सीपैक पे हाथ रोक लिया है। सीपैक के जो 10 साल माशाल्लाह से अब हो गए हैं, चाइना ने कोई नए बड़े मुआहदे जो हैं सीपैक पे नहीं खोले। शायद आईएसपीआर को या हमारे हीरो को पता है कि कुछ ऐसे मुआहदे हैं जो हमें अभी तक नहीं बताए गए। शायद ये जो सेक्शन है, ये जो टोटेबाजों का ये जो टोटा है, ये मुझे शायद समझ नहीं आया, मगर मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी मैं कुछ गलत अखबार पढ़ रहा हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक फेक न्यूज़ है, डॉन फेक न्यूज़ है ना, फाइनेंशियल टाइम्स, ये सब फेक मैं न्यूज़ पढ़ के जो मैं सोच रहा हूँ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीजेस भी फेक हैं, मगर ये जो है, ये अगर हम देखें तो चाइना वापस आ गया है। अमेरिका के साथ भी गर्म जोशी हो गई है। पता नहीं कैसी गर्म जोशी हुई अमेरिका के साथ कि पिछले साल में कोई जो इमदाद है वो उधर की उधर ही खड़ी रही। खाली एक अप्रूवल आया पिछले अक्टूबर में, इस अक्टूबर में नहीं, पिछले अक्टूबर में, जब बॉस नहीं थे, वो बॉस के छोटे थे, पिछले बॉस के छोटे थे, मतलब बाजवा साहब के वो उस वक्त छोटे थे। बाजवा साहब के ज़माने में अक्टूबर 2022 में एक क्लैरिफिकेशन, एक वो अप्रूवल आया पेंटागन की तरफ से कि F-16 के पुराने पुर्जे तुम अपग्रेड कर सकते हो, मगर पैसे देके करोगे, मुफ्त में इमदाद में नहीं मिलेंगे तुम्हें। इसके अलावा जो हमें पता है कुछ ये गर्मजोशी क्या थी, शायद ये जो इनके जो सेंटकॉम के कमांडर आए थे उनको हेलीकॉप्टर में उधर उधर फिरा के फिरते टुरते उनके साथ रहे, घर पे भी खाने पे बुलाया। शायद लोगों को, अमरीकियों को खाना खिलाना गर्मजोशी है। साथ साथ ये जो ओमान और कतर और वस्ती एशिया की जो बातचीत है, इसकी जो कि इनसे नए मुआहदे हो गए हैं। कतर का कम से कम अगर मैं आपको बताऊं कि कतर वाहिद, ये मशरिक वस्ता में वाहिद मुल्क है। दुबई और सऊदी अरब के साथ साथ तो हमारी एक्सपोर्ट्स माशाल्लाह से, यस, जिधर सच्ची बात है उधर कहनी चाहिए कि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं उनको, मगर कतर के साथ नहीं बढ़ी। तो ये जो टोटेबाजों का ये जो टोटा था, ये थोड़ा सा मुझे कम से कम फैक्चुअली वीक लग रहा है, बट मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे क्या पता ना, मैं तो एक सिंपल सा साफी हूँ। ये जो आईएसपीआर में जो जर्नैल और कर्नैल बैठे हैं, इनको ज्यादा पता होगा, मगर जर्नैलों और कर्नैलों को हम माफ कर सकते हैं कि शायद ये चाइना, सीपैक इकोनॉमी, ये शायद इनको कम पता है। इनका असली काम तो जंग है, राइट? असली काम तो लड़ना है। तो एक्शन के बगैर, मतलब कि जंग के बगैर आप फौज पे फिल्म कैसे बना सकते हैं? तो अब चलते हैं एक्शन पे, जंग की बात करते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट। दुश्मन ने अपनी साजिश नाकाम होते देखी तो एक बार फिर अफगान दहशतगर्दों के हाथों में बंदूक थमा दी, फिर उन्हें हमारे मुल्क में हमले करने पर आमादा किया। एक बार फिर पाकिस्तान के दरो दीवार को लहू से लाल करने की कोशिश की। बलोचिस्तान के शरपसंदों को भी मुकम्मल पुष्ट पनाही फराहम की गई ताकि उनका मंसूबा कामयाब हो। अच्छा, मैंने अभी बोला था कि ये तो बेस्ट हिस्सा है, बेस्ट पार्ट है, मगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ ये पार्ट देख के, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी की ये जो लहर है और बलूचिस्तान में जो शरपसंद हैं, ये सब इनको ब्लेम किया जाता है दुश्मन पे। अब साथ साथ बोला नहीं जाता दुश्मन कौन है, खाली इंडियन मीडिया का क्लिप दिखाया जाता है। तो हम असूम कर सकते हैं, क्योंकि हम छोटे से लोग हैं, तो हम यही असूम कर सकते हैं कि आप क्या सिग्नल करना चाह रहे हैं। तो हम असूम कर सकते हैं कि अफगान और जो इंडियन है वो या वो दुश्मन है या वो दुश्मन है। अच्छा, ये अजीब सी कंफ्यूजिंग सी बात है, क्योंकि हम तो अफगानिस्तान और इंडिया के साथ हम तो पीस चाहते हैं, हम तो नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, स्पेशली इंडिया के साथ। हमारे जो होने वाले अनकरीब जो हमारे दूल्हा भाई हैं नवाज शरीफ साहब, वो तो यही कह रहे हैं, उन्होंने लाहौर में आके यही कहा कि वो तो इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन चाह रहे हैं और पूरे खत्ते में वो हर एक के साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं। तो फिर बेचारे इंडिया को क्यों
फिर से दुश्मन दुश्मन कहा जा रहा है, और साथ साथ अफगानियों को दुश्मन कहा जा रहा है, अफगान दुश्मन, ये अफगान दहशतगर्द, ये क्यों? हमारे तो वो दोस्त हैं तालिबान, उन्हें तो हमने 30-35 साल पनाह दी है, उनको हमने ट्रेन किया है, उनको हमने वेपन्स दिए हैं, अपना मुल्क खराब किया, उनका मुल्क हमने आजाद कर दिया, उन्होंने जो है वो पहले रूस को हराया, फिर उन्होंने अमरीकियों को हराया, वो तो हमारे भाई हैं। तो उस हिसाब से मैं अब कंफ्यूज हो गया हूं कि इंडिया के साथ हम पीस करना चाह रहे हैं, इसलिए नवाज आ रहा है, उसे हम दुश्मन दबे दबे अल्फाज में कह रहे हैं। अफगान जो हैं, तालिबान जो हैं, वो हमारे भाई हैं, वो तो हमें मतलब हमारे वो जिहादी भाई हैं, मगर वो भी अब हमारे दुश्मन हो गए हैं। ये कौन सा दुश्मन है? ये दुश्मन कुछ कोई और तो नहीं जो शायद हमें कंफ्यूज कर रहा है कि असली दुश्मन कौन है। तो मैं ISPR के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनसे पूछूंगा कि थोड़ा सा इस फिल्म को री एडिट करके थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दें। एनीवेज, फिल्म इतनी अच्छी है कि आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, आपको देखना आगे बहुत जरूरी है। तो अब ये जो बॉलीवुड का या हॉलीवुड का ये जो ब्लॉकबस्टर है, अभी तक तो खैर ये लॉलीवुड का ही लग रहा है, मगर अब आगे चलते हैं, एक पॉजिटिव जंग भी हो गई, दुश्मन जो बैरूनी और अंदरूनी है उनका भी सामना हो गया, मगर अब खुशहाली का वक्त है, अब खुशहाली का मौका है। अब हम खुशहाली की तरफ चलते हैं कि हमारा हीरो इन मुश्किलात से दरपेश फातेह कैसे होता है। आए मेरे साथ देखते हैं। लेकिन इस मुल्क के बेटे तैयार थे। वो हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश का मुकाबला करने के लिए चौकस बैठे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि पाकिस्तान के बच्चे हंसे खेलेंगे, बच्चियां तालीम और तरक्की में किरदार अदा करेंगी, शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, ये कुर्बानियां रंग लाएंगी, पाकिस्तान की बंजर जमीन भी सोना उगलेगी, पाकिस्तानी किसान फले फूलेगा। इंशाल्लाह, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। आई कांट से एनीथिंग मोर। आई लव दिस पार्ट ऑफ द मूवी। दिस पार्ट ऑफ द मूवी इज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं तंज नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली बिलीव करता हूं ये जो इस टोटे का जो ये हिस्सा था वो जबरदस्त था कि यस इंशाल्लाह एक दिन ये सब होगा जो ये क्लेम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर अब ड्रॉप सीन आने वाला है। स्टे विद मी ऑन द ड्रॉप सीन। फिर हम सब ने नामुमकिन को मुमकिन होते देखा। आर्मी चीफ के विजन ने पाकिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोले। पाकिस्तानी ज़राअत में सबसे बड़ी सरमायाकारी हुई। बंजर जमीनों ने सोना उगला। स्टॉक मार्केट्स ने तारीख की नई बुलंदियों को छुआ। रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। शरपसंद अनासिर जेलों की हवा खाने पर मजबूर हुए। पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़ी। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया। कानून ने अपना रास्ता अपनाया। अच्छा, अब इधर थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ जिसे कहते हैं उसका भी वक्त आ गया था। बहुत एक्शन हो गया, बहुत ट्रेजेडी हो गई, बहुत ड्रामा हो गया, बहुत मुश्किलात का सामना किया हमारे हीरो ने, मगर ऑब्वियसली थोड़ा सा वो कॉमिक रिलीफ भी जरूरत थी कि हंसने का भी वक्त आ गया है। और ये जो टोटा था ये इसमें मैं अभी भी हंस रहा हूं, अंदर से भी आप भी हंस रहे होंगे, क्योंकि ये इस वक्त अब थोड़ी सी ये जो फिल्म है ये जो आधा पौना झूठ और आधा पौने सच वाली फिल्म है, ये थोड़ी सी अब ज्यादा ही फिल्मी हो गई है। सच्ची कुछ बातें हैं, यस डेफिनेटली सऊदीज से इन्वेस्टमेंट्स आई हैं एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, और मुआहदे हो रहे हैं। यस स्टॉक मार्केट ने बाउंस बैक किया, मगर फिर क्रैश कर गई क्योंकि ओवर लेवरेज और स्पेकुलेशन की वजह से थी। और साथ साथ यस डॉलर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, वॉलेटाइल है, मगर आर्ग्यू किया जा सकता है कि भाई 2022 में चीजें बेहतर थी, 2023 में खराब हुई। एनीवेज, ये सब इकोनॉमिक माशी आर्ग्यूमेंट्स देखें, मैं तो मतलब सियासी स्टूडेंट हूं, मेरा जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैंने तारीख पढ़ी और सियासत पढ़ी है, कॉलेज में यही मेरी डिग्रीज थी। मुईशत में मैं हमेशा फेल होता था, तो मैं फेल हो जाऊंगा अगर मैं आपसे मुईशत के बारे में, मैंने स्पेशली ISPR के जर्नैलों से और कर्नैलों से अगर मैंने मुईशत के बारे में फौजियों से अगर आर्ग्यूमेंट की तो मैं फेल हो जाऊंगा। वैसे भी बोरिंग है, मगर जो जूसी हिस्सा है वो इस सब में, वो जिस पर मुझे हंसी आई, उसे फिर से देखें ताकि आप भी पुरलुत्फ हों इस जबरदस्त कॉमेडी का जो सेक्शन है उससे। देखिए, शरपसंद अनासिर जेलों की हवा खाने पर मजबूर हुए। पाकिस्तान में जमहूरियत आगे बढ़ी। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया। कानून ने अपना रास्ता अपनाया। ये मैं फिर से
कहूंगा कि ये कॉमेडी सेक्शन इसलिए है क्योंकि कॉमिक रिलीफ इस बड़ी एपिक फिल्म में कॉमिक रिलीफ जरूरी थी। शरपसंद अनासिर ने जेलों की हवा खाई, मतलब यास्मीन राशिद, तैयबा राजा, सनम जावेद, खदीजा शाह, बच्चों की माएँ जो हैं, जो अब बेल आफ्टर बेल जब उनकी खत्म हो गई है तो MPOs पे अब वो अभी तक अंदर हैं। बच्चों की माएँ, शरपसंद अनासिर, शाह महमूद कुरैशी, दो वक्त का फॉरेन मिनिस्टर जो 9 मई को अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा रहा था, शरपसंद अनासिर, ये इनकी बात हो रही है। इमरान खान पे तो जितना कम मैं बोलूं इस वक्त वो बेहतर होगा मेरे लिए, वरना पता नहीं कुछ फ्लैग हो जाएगा ये वीडियो, तो इसलिए इमरान का तो मैंने आज नाम ही नहीं मैं ले रहा, मैं तो आगे ही चल रहा हूँ। मगर इस सब में एक और जो जबरदस्त कॉमेडी लाइन है कि ECP ने, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया। डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया। 90% PTI के 90 से ज्यादा फीसद जो नॉमिनीज हैं उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो रिजेक्ट हो गए स्क्रूटनी फेज में। बल्ले का निशान छीन लिया गया। जमहूरियत ने को फरोग दिया ECP ने एक ऐसे बंदे को जो ताहयात, जो इस वक्त माय गॉड, जो ताहयात डिस्क्वालिफाइड है पॉलिटिक्स से। नवाज शरीफ साहब की बात मैं कर रहा हूँ। वो जो है बंदा, वो उसके पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए गए, और तैमूर झगड़ा जैसे बंदे के, जो बाहर से पढ़ के आया है, जिसका टैक्स रिकॉर्ड क्लियर है, जिसकी एजुकेशन क्लियर है, जिसका पॉलिटिकल रिकॉर्ड क्लियर है, जिसके ऊपर कोई केस कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं लगता, जो पता नहीं कितने करोड़ों की नौकरी छोड़ के आया बंदा, अपना मुल्क वापस आया, वो उसका आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। और नवाज शरीफ, जिसे मैं प्यार से दराज शरीफ कहता हूँ, क्योंकि उसे जब खोलो तो वो काम करता है, जब बंद करो तो काम करता है, बस जब निकालो तो वो कहता है, दराज कहता है, दराज शरीफ कहता है कि मुझे क्यों निकाला। वो जो है इलेक्शन कमीशन ने उसके कागजात नामजदगी एक जगह से नहीं 3-4 हलकों से उसके अप्रूव किए। सो थैंक यू इलेक्शन कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग दिस कॉमिक रिलीफ थ्रू ISPR। मगर जो बेस्ट लाइन है वो आज की कॉमेडी लाइन है कि जमहूरियत ने अपना काम किया। जमहूरियत ने डेफिनेटली अपना काम किया इस साल। प्रेस पे अटैक्स, इमरान रियाज खान को तकरीबन 3 महीने के लिए उसे गायब कर दिया गया, शेख रशीद को 2 महीने के लिए तकरीबन गायब कर दिया गया, उस्मान डार को गायब किया, पीछे उसकी माँ के घर पे रेड किया, फिर उसे सामने उसका तमाशा बनाया, कामरान शाहिद जैसे तमाशे के शो पे एक और तमाशा लगा। बलोच प्रोटेस्टर्स जो चल के आए, बेचारे बलूचिस्तान से उठ के आए, मीलों 1000 मील से ज्यादा लंबा उन्होंने रास्ता तय किया, रात के अंधेरे में उनके बच्चों पे, उनकी बीवियों पे, उनकी बेटियों पे, उनकी माओं पे, और उन पे इस्लामाबाद पुलिस ने वाटर कैनन्स और लाठियां चार्ज की, लोगों के घरों में रेड हुए। जमहूरियत ने डेफिनेटली अपना काम दिखाया। तो ये जो कॉमेडी सेक्शन है ये तो अवार्ड वर्दी है, मगर अब कॉमेडी का वक्त नहीं, अब सीरियस फिल्म अब खत्म होने वाली है हमारी। तो अब जो जोश है इस पूरी कहानी का वो एक्चुअली आईन है। तो आईन की बालादस्ती के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब हम चलते हैं कि हमारा हीरो जो है उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है आईन, कानून, वो उसका कैसे सामना करता है। आए मेरे साथ। तमाम इदारे आइन के वज़ा करदा असूलों पर चले। ये एक ऐसा मार्का था जो सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से मुमकिन हो सका। आई लव इट, जबरदस्त ड्रॉप सीन। तमाम इदारे आइन की वज़ा करदा असूलों पे चले। एक तो ये बहुत मुश्किल स्क्रिप्ट, इतनी मुश्किल उर्दू, आइन के वज़ा करदा असूलों पे चले, और ये सब जो है ये मुमकिन हुआ आर्मी चीफ की कोशिशों की वजह से। मैं दुआ करता हूं कि आर्मी चीफ कम कोशिश करें। उन्होंने बहुत काम कर लिया है एक साल में। जो इदारों का हाल हुआ है, जो आइन की वज़ा करदा असूलों पर चल रहे हैं, जबरदस्त कारकर्दगी है। प्लीज, क्योंकि ये 2024 है, अब हम आगे चल के देखते हैं कि अब आपने आइन का जो कर लिया 2023 में, आगे चलते हैं कि 2024 में सर आपके क्या प्लान्स हैं। दिस इज द अल्टीमेट ड्रॉप सीन। ये जो है ये बेस्ट है।
Stay with me. ये अभी सिर्फ शुरुआत है। 2024 पाकिस्तान के लिए मजीद खुशखबरियां लेकर आएगा, क्योंकि जमहूरियत के तसलसल में ही पाकिस्तान की जीत है और पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान की सरहदों और आईनी हदूद की भी मुहाफिज हैं। ओए होए होए होए, व्हाट एन एंडिंग, है ना? क्या क्या अंत फिल्म है, क्या खत्म हुई है। अच्छा, अब एक तो अब कुछ सीरियस चीजें, क्योंकि न्यू ईयर्स है, 2023 खत्म, 2024 शुरू, 2024 की कुछ प्लानिंग करें और कुछ रिक्वेस्ट्स भी मेरी तरफ से चलते चलते। एक तो फौरी तौर पे DGI-ISPR को या ISI के मीडिया सेल के डायरेक्टर को, जिन साहब ने ये फिल्म बनाई है, मेरा ख्याल है दोनों ने मिलकर बनाई होगी, बहुत जबरदस्त फिल्म, अकेला एक इंसान नहीं बना सकता, पूरा इसमें फौज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गया होगा। एक तो प्लीज इसे फौरी तौर पे ऑस्कर्स के लिए शॉर्ट लिस्ट करवाएं, पाकिस्तान की अगले साल की नॉमिनेशन बनाएं इस फिल्म को, क्योंकि इसमें वो सब चीजें हैं जो एक अच्छी फिल्म में होती हैं। ट्रेजेडी भी है, ड्रामा भी है, ऑब्वियसली कॉमेडी भी है। और ये मेरी क्लासमेट रही हैं शर्मीन उबैद चिनॉय, 2-3 उन्होंने ऑस्कर्स जीते हुए हैं। मैं, अगर आप बोले, मैं आपका राब्ता करवा देता हूं उनसे, मेरे साथ थी उस स्कूल में, वो जरूर आपकी मदद करेंगी, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर, वो उन्हें छोड़ें, कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो इस फिल्म को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान को ये भिजवानी चाहिए नेक्स्ट ईयर, हम ऑस्कर जीतेंगे क्रिएटिव शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में, नॉट इन डॉक्यूमेंट्री, जो एक असली एक दस्तावेजी फिल्म होती है, मगर क्रिएटिव शॉर्ट फिल्म, शायद कार्टून वाली कैटेगरी में, एनिमेटेड वर्जन में भी हम डाल सकते हैं उसको। नंबर 1। नंबर 2, प्लीज, ये भी मैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जो आइन आपने मेंशन किया ना, स्पेशली आखिर में, वो आइन मुझे भिजवाएं, क्योंकि मेरे पास तो 1973 का आइन पड़ा हुआ है, वही इंटरनेट पे भी वही लगा हुआ है। मुझे अपना वाला आइन भिजवाएं, ताकि मैं आपकी तरह रोज आराम से ये फिल्म देखे आराम से मैं सोऊं, क्योंकि मैं जो आइन पढ़ता हूं उससे तो मतलब मेरी नींदें उड़ जाती हैं कि वो उसका क्या हाल हो रहा है। तो आप जिस आइन की बात करें, फौरी तौर पे प्लीज मुझे ईमेल करें। मैं अपना ईमेल एड्रेस, आपको मेरा पता है, आप वैसे ही मेरे सब ईमेल्स पढ़ते हैं, तो आई थिंक यू नो माय ईमेल एड्रेस। अच्छा, फिर मुझे प्लीज बताएं कि ये कौन सी स्टॉक मार्केट है जिसका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने मेंशन किया है, जो इस वक्त बिल्कुल क्रैश हुई है, जिसके 2 धचके लगे हैं, सेकंड वर्स्ट क्रैश एंड वर्स्ट क्रैश इन इट्स हिस्ट्री, जो पिछले हफ्ते 10 दिन में ही लगे हैं। तो ये प्लीज मुझे बताएं कि आप कौन सी, आप कराची स्टॉक एक्सचेंज कैसी 100 की बात कर रहे हैं? अगर उसकी बात नहीं कर रहे, आप किस स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं? दुनिया की स्टॉक मार्केट तो बढ़ रही है, इस साल रिकॉर्ड हुआ है दुनिया में, पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। दुनिया में तकरीबन हर स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म किया है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने वैसे परफॉर्म नहीं किया। तो प्लीज, मैंने भी आपकी तरह स्टॉक लेने हैं, मुझे भी बताएं कि ये आप कौन सी स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। चौथा, ये जो बात है, ये जो दुश्मन बात है, ये प्लीज जरा, दुश्मन बड़ा लोडेड लफ्ज है, बड़ा लंबा लफ्ज है, प्लीज बताएं कि ये दुश्मन कौन है, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब तो इंडिया के साथ पीस करने वाले हैं। ये जाके अगर आप अभी भी समझते हैं कि इंडिया दुश्मन है, तो नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे आप बुलाएं, गेट नंबर 4 से उन्हें बिठाएं और कहें कि भाई यार, ये इसके साथ ये क्या तुम करने वाले हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं। दूसरी तरफ, ये जो अफगानिस्तान वाला दुश्मन आपने बना दिया, ये देखें प्लीज, मैं ज़ियाउल हक के जमाने में पैदा हुआ था, मैं अफगान वॉर, मैं क्वेटा का बाशिंदा रहा हूँ, अफगान वॉर मैंने अपनी आंखों से देखी, अफगानिस्तान में काम किया है। वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, और अब जो आपने अफगान पनाहगज़ीन वापस भेजे हैं लाखों की तादाद में, अब तो वो हमसे और मोहब्बत करते हैं। वो आपको, आपका शुक्र करते हैं अफगानिस्तान वाले कि आपने एक नहीं 2 सुपर पावर्स की जंगों में उनकी माँ बहन जो आपने की है, वो आपका शुक्र करते हैं, आपको बहुत अच्छा नेबर समझते हैं। अब आपने जो लोग वापस भिजवाए हैं धक्के मार के, वो तो आपसे और भी मोहब्बत करते हैं। तो प्लीज, ये जो दुश्मन वाला लफ्ज है उनके लिए ना करें, और जो इंडिया के लिए जो दुश्मन वाला लफ्ज है, ये नवाज शरीफ को जरूर ब्रीफिंग दें, वरना वो उनकी फीलिंग्स और हर्ट होंगी, अफगानियों की और इंडियंस की भी। फिर ये बताएं कि आप ये, स्पेशली क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर वाकई इतनी अच्छी है सर, और ये आर्मी चीफ के लिए, तो आप फिर, क्योंकि 90% तो वैसे ही पीटीआई के जो हैं लोग, ये फारिग कर दिए गए हैं, आप सर क्यों नहीं लड़ते इलेक्शन?
सीसी साहब भी लड़ते हैं, उनको तो 90% वोट मिलते हैं, 90% वोट आपको भी मिलेंगे क्योंकि 90% जो है पीटीआई का बंदा फारिग हो चुका है। तो दिस इज परफेक्ट, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सीसी साहब भी जनरल हैं, आप भी जनरल हैं, वो भी इन्फेंट्री में थे, आप भी इन्फेंट्री में हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि आप ये वीडियोस अब इतनी माशाल्लाह से जबरदस्त आपकी सलाहियत हो गई है कि इस वीडियो में अगर कोई भी देखे तो उसे नजर आता है कि आप हमारी, सिर्फ आप ही हमारी उम्मीद है। आप लड़ भी सकते हैं, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप एक समुंदर भी हैं बकौल फिल्म के, आप एक सफारतकार भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं, आप स्टॉक मार्केट के गुरु भी हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी हैं, एक वकील भी हैं, बल्कि आप एक हारी भी हैं, आप तो फार्मर भी हैं माशाल्लाह से। तो आप हरफन मौला हैं, तो व्हाई डोंट यू रन फॉर इलेक्शंस? और ये बाकी ये जो नवाज शराफ, ये बाकी जरदारी चोर वगैरह डाकुओं फारिग करें। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम एंड देयर टाइम। इनको घर भेजें, इनको पैसे शैसे बनाएं। और मेरा तो ख्याल है कि 2024 में बस इस वीडियो में एक चीज अगर मुझे आप इजाजत देते, और मैंने आईएसपीआर के वो प्रोडक्शन रूम्स देखे हैं, मैं काफी इंप्रेसिव किस्म की उनकी मशीनें वगैरह हैं, उनके कैमरामैन वगैरह हैं। मेरा तो ख्याल है एक बड़ा अच्छा वक्त आ गया है कि आपका भी इलेक्शन कैंपेन उधर से ही शुरू हो, क्योंकि ऐसी दस्तावेजी जबरदस्त प्रमोशन वीडियो किसी और कोई और लीडर बना ही नहीं सका अभी तक, सियासी लीडर। तो ये ना नवाज ने कोई ऐसी कोई चीज क्लेम कर सकता है जो आपने की है, ना इमरान क्लेम कर सकता है, वो तो चलें बंद है बेचारा, वो कुछ नहीं क्लेम कर सकता, वो तो बंद है, वो किसी फिल्म में इस वक्त आ नहीं सकता। ना जरदारी साहब क्लेम कर सकते हैं, ना फजल साहब क्लेम कर सकते हैं, ना काकर साहब क्लेम कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज एन एक्सलेंट टाइम। आप अपने कोर कमांडर्स के साथ बैठे और कहें कि गाइस व्हाट डू यू थिंक, मैं अगर लड़ लूं इलेक्शन, बाकी चीजें तो मैं वैसे ही कर सकता हूँ, समुंदर भी हूं मैं, सफारतकार भी हूं मैं, स्टॉक मार्केट भी चलाता हूँ, हारी भी हूं मैं, तो व्हाई डोंट आई बिकम प्रेसिडेंट, बॉस, गवर्नर जनरल, जो भी आप नाम अपनी मर्जी का रखें, जो भी आपको अच्छा लगे। दूसरा कि अगर ये नहीं करना तो फिर सर मेरा ख्याल है कि रिजाइन कर दें। ये एक अच्छा मौका होगा कि आप इस साल इस्तीफा दें, क्योंकि ये क्या नौकरी है, फजूल सी ये नौकरी है, क्या नौकरी है ये, मतलब अजीब। सुबह आप पहली आपकी ब्रीफिंग मुझे पता है 0830 पे होती है, क्या ये सुबह उठने वाली नौकरी है? आप फिल्म स्टार बने, जो इस फिल्म में आप क्लियरली नजर आ रहे हैं। आप बॉलीवुड का या लॉलीवुड तो फारिग है, या बॉलीवुड का या हॉलीवुड का की तरफ आप की तरफ रुख करें। बॉलीवुड तो ऑब्वियसली इंडिया में है, मुंबई में है, तो उधर तो वीजा शीजा लगना मुश्किल है क्योंकि हमारे हालात उनके साथ अभी तक सही नहीं है। मगर हॉलीवुड की तरफ, लॉस एंजलिस में, इधर अमेरिका में, इधर की तरफ रुख करें। ज्यादा आपके लिए मेरा ख्याल है इस नए साल में आपके लिए ये ज्यादा मुबारक मौका होगा। वैसे भी आप इतने फिट हैं, बाकी जो पिछला जनरल था उसका इधर तक डेढ़ निकला हुआ था, आप माशाल्लाह से मैंने सुना है ये वेरी फिट, बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की आपकी डिसिप्लिन फिजिकल रेजीम है, अच्छे भी जवान आप जनरल हैं, यू इन गुड शेप। हेड टू हॉलीवुड सर। वैसे भी मैंने सुना है आपका 5 साल का मल्टीपल वीजा लगा हुआ है, तो ऑल गुड। आए उधर क्या रहेंगे उस थर्ड क्लास मुल्क में, हेड टू हॉलीवुड एंड बी एन एक्शन हीरो। दैट्स what 2024 should be about for you. आज तंज ज्यादा हो गया, साथ साथ कोशिश की कि कुछ तज्जिया भी कर लें। एंटरटेनमेंट का महाज था, ये फिल्म का महाज था। अगर किसी को बुरा लगा तो माफी, अगर किसी को अच्छा लगा तो शुक्रिया। कभी कभार दिल जो है वो दुखता है ऐसे ऐसे झूठ सुन के, कभी कभार दिल जो है, खून जो है लरसता है ऐसी बातें सुन के जो बयानिया बेचा जा रहा है। ये फिल्म जिसमें आई एम श्योर इसको लाखों करोड़ों में प्रोड्यूस किया होगा, ये ऐसी ही नहीं बन गई। ये फिल्म जिसपे सैकड़ों घंटे लगे होंगे हार्ड वर्किंग एडिटर्स के, हार्ड वर्किंग प्रोड्यूसर्स के, उनको मेरी एक तरफ से मैं उनके लिए खुश भी हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट है जो इतनी जबरदस्त प्रोडक्शंस क्रिएट कर सकता है। मगर एक तरफ से मुझे डर भी लगता है कि हम अपना वक्त, अपना पैसा, अपने असासे, अपने वैल्यूबल टैक्स पेयर के पैसे किस तरीके से वेस्ट करते हैं, किस तरीके से बहाते हैं। अगर इतनी ही मेहनत हम आईएसपीआर कुछ और चीज़ों में लगा दे, अगर इतनी ही मेहनत हमारे जो बॉसेस हैं अपने आप को प्रमोट करने की बजाय अपने मुल्क को प्रमोट करें और एक्चुअली अपने मुल्क के लोगों को सच बताना शुरू करें, तो हम
शायद 2024 जो है हमारा थोड़ा सा बेहतर गुजरे बनिस्बत जो वो लग रहा है गुजरने वाला है। इसी के साथ साथ अपना ख्याल रखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा जो 3,25,000 का हदफ है उसकी तरफ मैं तकरीबन पहुंच गया हूँ। सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, सपोर्ट इंडिपेंडेंट मीडिया, सपोर्ट इंडिपेंडेंस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।